नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान की राजनीतिक चर्चा में मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के देश की सबसे बड़ी पार्टी बनने के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बड़ा योगदान है। आरएसएस की ओर से पिछले 30-40 साल से गांव-गांव शाखाएं लगाई जाती है। इन शाखाओं में विभिन्न तरह के खेलों का आयोजन भी होता है। आरएसएस की विचारधारा से देश के करोड़ों लोगों पर व्यापक असर हुआ और संघ के सहयोग के कारण ही भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी जो है वो बनकर हाल ही में उभरी है और अब कांग्रेस को भी अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं। 55 साल पहले कांग्रेस सेवा दल की ओर से भी शाखाओं की तरह के कार्यक्रम जो है वो लगातार आयोजित किए जाते थे, जिन्हें बाद में बंद कर दिया गया। अब जनाधार बढ़ाने के लिए फिर से पुराने तरीके आजमाए जाने पर विचार किया जा रहा है। तो आखिर क्यों कांग्रेस को अपने पुराने दिनों की अब याद सताने लगी है? मेरे पिताजी ने ना ये शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट किया। पीएसएस को फोन लगाओ। पीएसएस? ये आपके फिजिकल शेयर्स को डिजिटल करते हैं। पीएसएस फिजिकल शेयर सॉल्यूशन, जैसा नाम वैसा काम। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं दो खास मेहमान। बीजेपी प्रवक्ता नम्रता सिंह इस चर्चा में हमारा साथ देंगी। नम्रता जी, बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर भीमराज जाखड़ जी हमारे साथ है। भीमराज जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आप दोनों ही मेहमानों से ओपनिंग नोट आज के इस मुद्दे पर लेना चाहूंगा। सबसे पहले नम्रता जी, क्या कहेंगी इस मुद्दे पर? क्या आरएसएस की तर्ज पर कांग्रेस की शाखा जो है वो जनाधार बढ़ा पाएगी? राहुल जी, ये बताने से पहले थोड़ा सा समय मैं आपका लूंगी जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल जी। मैम। इससे जैसे कि आप रिपोर्टर हैं, आपकी जैसे मैं नहीं बन सकती हूँ, मुझे आपका गुण सीखने में कुछ समय लगेगा। जी इसी तर्ज पर मैं आदरणीय सोनिया जी से, आदरणीय राहुल जी से, आदरणीय प्रियंका जी से मैं कहना चाहूंगी कि सेवा दल को तैयार करने के लिए उनको संघ शाखा में जाना चाहिए। वैसे संघ शाखा जो संस्कार देती है बाल्यावस्था में देती है, लेकिन फिर भी उनको जाना चाहिए। स्पेशली प्रियंका वाड्रा जी को अपने बच्चों को भेजना चाहिए। 20-25 साल में उनके बच्चे कुछ सीखेंगे, संस्कार लेंगे, संस्कार खड़े होंगे, व्यक्ति निर्माण सीखेंगे, तब जाके वो कांग्रेस को यह चीज सिखा पाएंगे और सेवा दल को अनुशासन के साथ करना सिखा पाएंगे। इसके लिए मैं आपके द्वारा आपको आपके माध्यम से एक घटना बताती हूँ। 1962 के युद्ध के अंदर, जब 1962 में युद्ध हुआ था, तब आरएसएस के स्वयंसेवकों ने पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ, अनुशासन के साथ में जो दिल्ली जैसे शहर में ट्रैफिक कंट्रोल किया था, जो ब्लड कैंप्स लगाए थे सैनिकों के लिए, और युद्ध सामग्री पहुंचाने से लेकर के और खाद्य सामग्री की जो व्यवस्था की थी, पूर्ण अनुशासन के साथ किया था। उससे प्रभावित होकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने गणतंत्र दिवस पे लाल किले के सामने उनको परेड के लिए आमंत्रित किया। इस पर कांग्रेस के जो सेवा दल है उसने विरोध जताया कि हमें नहीं, तो उन्होंने उनको भी आमंत्रित करा कि भाई आप भी आइए। लेकिन क्योंकि यह एक सतत शून्य, कहते हैं ना, अनुशासन शून्य एक संगठन था, संगठन के नाम पर था, तो ये लोग ही नहीं जुटा पाए, अपने लोग ही नहीं जुटा पाए। इन्हीं के सामने 3000 स्वयं सेवकों ने सेना के साथ, सशस्त्र सेना के साथ सीने से सीने तान करके, कदम से कदम मिला करके अनुशासन के में और पूर्ण गणावेश में परेड करी। और यह दिखाता है कि आरएसएस जैसे सनातनी सोच वाले, सच्ची देशभक्ति वाले, जो अब 100 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं, वैसा संगठन बनाने के लिए अभी इनको पहले अनुशासन सीखना होगा, संघ में आना पड़ेगा, विचारों को सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही होगा। क्योंकि ये मजबूत दल बनाने की जो कोशिश है, ये कांग्रेस के सेवा दल ने आज नहीं करी, ये पहले भी करी थी। यहाँ तक कि लालू प्रसाद जी ने भी कोशिश करी थी और कई कम्युनिस्ट कैडर ने भी खड़ा करा था, लेकिन आज तक नहीं कर पाए। जी चलिए, आरएसएस जैसा जो संगठन है जिसे 100 वर्ष होने को आए, वैसा नहीं कर पाए, क्योंकि इनकी सोच जो है ये कट्टरपंथियों तक ही रह गई है। देश में अराजकता फैलाना, और जो धनाढ्य जॉर्ज सोरोस और डीप स्टेट खालिस्तानी जैसे लोग हैं, इनके साथ मिलकर के और ये अव्यवस्था फैलाने तक ही ये सीमित हो गए हैं। एक खानदानी परंपरा वाली एक कांग्रेस सरकार है, ये सेवा दल के द्वारा नहीं बना पाएगी, चाहे कितनी कोशिश कर ले। हाँ, पर फिर इनको अगर फिर सीखना है तो इनको स्वयं सेवक बनना होगा, संघ की शाखा में जाए। बिल्कुल। नम्रता जी, भीमराज जी से ओपनिंग नोट लेना चाहूंगा। भीमराज जी, क्या कहेंगे सर ओपनिंग नोट को लेकर? आप खुद सेवा दल से भी जुड़े हुए हैं।
हाँ, मैं सेवा दल से जुड़ा हुआ हूँ। अभी मैं सुन रहा था भाजपा प्रवक्ता को, वो कह रहे थे कि आरएसएस के अंदर जाना होगा, आरएसएस ज्वाइन करना होगा। तो मैं इनको बता देता हूँ जानकारी के लिए कि कांग्रेस सेवा दल की उत्पत्ति ही तिरंगे की लड़ाई के लिए हुई थी, और तिरंगा फहराने को लेकर जब 19 तिरंगा फहराने को लेकर 1923 में जब जेल में डाला गया था हमारे घर, तब हिंदुस्तानी सेवा दल की स्थापना हुई थी। और आपको भाजपा प्रवक्ता जानकारी बता दूं कि हिंदुस्तानी सेवा दल से आरएसएस निकला था, और उसके बाद इन्होंने, गलत और जानकारी इनकी ना दें। विचारधारा अभी कह रही थी सनातनी है। जानकारी नहीं तो आप भी जानकारी नहीं देगा, हमें क्या करना है? आपकी जानकारी की हमें जरूरत नहीं है। आप अपनी जानकारी अपने पास रखिए, अपना भीमराज जी, नॉलेज भी बात अपने रखिए पास अपनी। रखिए, हमें देने की जरूरत नहीं है। जी भीमराज जी अपनी बात ठीक रखिए। है, नम्रता ये जी, कह रही थी पूरे सनातनी, बोलने दीजिए। ये इनकी सोच अभी जाहिर होगी कि सनातनी सोच है। कांग्रेस सेवा दल जब अंग्रेज तिरंगा फहराना नहीं दे रहे थे, तब हमने जड़ों की वाई खाई, और तिरंगे के लिए हम लड़े थे, तिरंगों के लिए हमने यातनाएं झेली थी अंग्रेजों की। और जब तिरंगे का विरोध करते, उसी टाइम आरएसएस अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहा था। ये इनको पता नहीं है शायद। और जब देश आजाद हुआ था, आरएसएस तिरंगे का विरोध किया, राष्ट्रगान का विरोध किया था, और रामलीला मैदान पे बाबा भीमराव अम्बेडकर की प्रतियां जलाई थी। इनको शायद नॉलेज नहीं है। दूसरा, खालिस्तानी बात करें, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि जब जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोलियां चलाई थी, तब वो किसके पास रुके थे? आप पंजाब में अकाली दल के साथ बनाए, मजीठिया के साथ सरकार बनाए थे, वो वही मजीठिया था जिसने जनरल डायर को शरण दी थी। शायद आपको ज्ञान नहीं होगा, तैयारी करके आते तो पता होगा। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि हम किसी एक धर्म, एक जाति या एक किसी विशेष समुदाय को लेकर नहीं चलते। हम हिंदुस्तान में रहने वाले हर हिंदुस्तानी को साथ लेकर चलने वाला हमारा संगठन है, और आजादी से पहले अंग्रेजों से लड़ रहा था और अंग्रेजों के मुखबिरों से लड़ रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने एक बात कही थी कि हम सनातनी, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इनके आरएसएस के अंदर कितनी तो महिलाएं प्रतिनिधि हैं, और कितने माइनॉरिटी के लोग हैं, कितने ओबीसी के लोग हैं, कितने एससी एसटी के लोग हैं, और किस विचारधारा को मानते हैं? ये सिर्फ देश के अंदर विभाजनकारी नीति अपनाना चाहते हैं, और देश के अंदर दो फाड़ करके और सस्ती लोकप्रियता के लिए हिंदू धर्म का सहारा लेके लोग हैं। अकेले हिंदू धर्म, अकेले किसी एक धर्म के कारण देश नहीं चलेगा। देश सभी धर्मों से, सभी जातियों से, सभी वर्गों से चलेगा। तो इसलिए इनकी जो विचारधारा है वो देश में दो फाड़ करने की है। और आपने जो सीखा है आरएसएस ने, वो सेवा दल से सीखा था। शायद आप पता करके आते, आपके बलिराम हेडगौर जी थे, वो हार्डिकर के साथ जेल में थे, और हिंदुस्तानी सेवा दल में 2 साल रहे थे। फिर आपने आरएसएस की स्थापना की। तो हमें आपसे सीखने की जरूरत नहीं, आपने हमारे से सीखा और हमारे से सीखोगे। चलिए, ओपनिंग नोट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, और सबसे पहले चर्चा में नम्रता जी को जोड़ना चाहूंगा। नम्रता जी, आपने तमाम बातें रखी ओपनिंग नोट में, लेकिन एक अक्सर जो है आरएसएस पर जातिवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगातार कांग्रेस डालती रही है, क्या कहेंगे? तो देखिए, ये तो कांग्रेस ने अभी जो कहा इन्होंने कि इमरजेंसी की करी, और बिल्कुल सही बोला इन्होंने। इन्होंने किसी भी देश के अंदर, छोड़िए भारत के अंदर, अव्यवस्था फैलाने के लिए उस टाइम पर भी इमरजेंसी लगाई थी। कितनी लोगों को जेल में ठूसा था, सिखों का नरसंहार किया था। तो इनके लिए ये आम बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। इन्हों को तुष्टीकरण की नीति और सामाजिक सद्भावना करके के नाम पर बंटवारा करके और सस्ती लोकप्रियता नहीं, सस्ती राजनीति करने की आदत है। तो यह इनके लिए कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। और रही झूठ बोलना इनका धर्म बन गया है। और बात रही, आप कह रहे हैं कि हम आपसे निकले हैं या फिर कहाँ से क्या हुआ है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए और बता दूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को किसी से निकलने की जरूरत नहीं थी। ये पहला संगठन है विश्व का जो अब 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है ना। अगर आपके सेवा दल में इतनी ताकत होती तो आज आपके जैसे हमारा नाम है आज विश्व में, इतने लाखों करोड़ों स्वयंसेवक खड़े हैं, आज आपका नाम ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं। आज कोई पेपर में न्यूज आई है कि जयपुर में कोई होने वाली, तब जाकर के पता पड़ा कई लोगों को कि सेवा दल नाम का कोई संगठन भी है, अनुशासन शून्य संगठन भी है। तो आरएसएस को बदनाम करने की कोशिश ना करें। हमें किसी से निकलने की जरूरत नहीं थी। हम अपने आप में एक बहुत बड़ा संगठन है जो देश के लिए खड़े हुए हैं, देश के लिए काम कर रहा है। और आज भी स्वयंसेवक, अभी केरला के अंदर हुआ भूकंप आया, तो किस तरह से स्वयंसेवकों ने सेवा करी बताने की जरूरत नहीं। और आपने कहा महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दुर्गा वाहिनी सेविका समिति, करोड़ों महिलाएं स्वयंसेवक खड़ी हैं। जाके तो देखिए। आपके सेवा दल और ये परिवारवाद वाले थोड़ी ना है जो पर आज कांग्रेस की छिन्न भिन्न हो गई, बिखर गई, तो उसको समेटने के लिए सेवा दल के लिए बैठक कर रहे हैं। इसकी हमें जरूरत नहीं है, ना भाजपा को जरूरत है, ना किसी को जरूरत है। भाजपा अपने आप में एक विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, और आरएसएस इस विश्व का सबसे ऐतिहासिक 100 वर्ष पूर्ण करने वाला संगठन है। चलिए,
भीमराज जी, क्या लगता है जिस तरीके से कांग्रेस जो है वो लगातार आरएसएस पर जातिगत राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाती है, तो क्या कांग्रेस सेवा दल जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर सभी को जोड़ने में सफल हो पाएगा? और आखिर सेवा दल को लेकर जिस तरह की बातें जो हैं वो लगातार चल रही है कि सेवा दल को बंद कर दिया गया था एक समय पे, आखिर उसके पीछे क्या वजह रही थी? सर जी, सेवा दल को कोई बंद नहीं किया गया। मैं आपको बता देता हूँ, सेवा दल बूथ स्तर पे, जमीनी स्तर पे काम कर रहा है। हम किसी जाति विशेष, किसी धार्मिक पर लेके, हम धर्म को लेके हम आगे बढ़ नहीं देते। हम सभी धर्मों को और जनता के जन के जुड़े हुए मुद्दों को लेके हम आगे बढ़ते हैं, उन्हीं के लिए हम काम करते हैं। उतना सक्रिय नहीं रहा था। राजनीति होती है सर, राजनीति में उतार चढ़ाव का दौर। कांग्रेस को एक बार दौर था, कांग्रेस को 2 भी सीटें आई थी, कांग्रेस का वो भी दौर था 2 सीटों का 400 सीटों पे आई थी। ये राजनीति, इसमें उतार चढ़ाव हुआ। अभी भाजपा प्रवक्ता जिक्र कर रहे थे केरल का, तो भाजपा प्रवक्ता ने इस बात का जिक्र नहीं किया कि 4 दिन पहले केरल के अंदर किन किन आरएसएस के कार्यकर्ताओं को कैद की सजा एक रिजीस हत्याकांड के अंदर सुनाएगी। और इन्होंने ये जिक्र नहीं किया कि समझौता एक्सप्रेस कांड था, इसमें आरएसएस के कितने लोग शामिल थे। रुकिए, दरगाह शरीफ में कांड था, उसमें कितने लोग शामिल थे। मक्का मस्जिद कांड था, उसमें कितने लोग शामिल थे। और पुणे ब्लास्ट कांड था, उसमें आरएसएस के कौन लगे थे। एक सबसे इंपोर्टेंट, देश का एक संगठन है डीआरडीओ, जिसमें वैज्ञानिक प्रदीप कुलकर, जो जासूसी के आरोप में गिरा, वो आरएसएस के आपके सक्रिय सदस्य, इस बात का भूल गए। और मैं 4 या 5 नाम बता देना हूँ, बाकी नामों की लिस्ट तो बहुत लंबी है। देवेंद्र गुप्ता है, कमल चौहान है, चंद्रशेखर लेवे है, अश्विन आनंद है, रामजी कालसांगर है, और सुनील जोशी जो बम ब्लास्ट में एक्सपायर हो गए थे, और संदीप डांगे, लोकेश शर्मा। ये लोग हैं जिनको आतंकवादी घटनाओं के ऊपर, इनके ऊपर मुकदमे चले थे। और इन बातों का आप जिक्र करना भूल जाते हैं इस बात का। पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आरएसएस और कांग्रेस सेवा दल दोनों में बेन डिफरेंट है। इनकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा। ये बीजेपी के एक सिर्फ और ध्रुवीकरण की राजनीति पे काम करता है, और सेवा दल हमेशा जनहित के मुद्दों को लेकर काम करता है। दूसरी, इन्होंने अभी बात की थी, जवाहरलाल नेहरू ने 3000 लोग भी ये नहीं जुटा पाए। अरे कौन, 1962 के बाद इंदिरा जी ने रैली की थी, ममता जी, पटना के अंदर सेवा दल की, जिसके अंदर 2.5 से 3 लाख सेवा दल के कार्यकर्ता शामिल हुए थे, और राजीव गांधी नायक बन के काम किए थे। आप जानकारी लेके आते, तो गणतंत्र दिवस की परेड में क्या हो गया था? तो उसको गणतंत्र दिवस की परेड में क्या हो गया था? कितनी परेड, आप तो एक सबके पाँव में मेहंदी लग गई थी क्या? गणतंत्र दिवस आपने एक, अरे मेहंदी आपकी लगी, हमारे नहीं लगी। हम तो देश के लिए जिए, देश के लिए। हम तिरंगे का विरोध करने वाले थोड़ी, आप तो तिरंगे का विरोध करने वाले हो। आप एक सेकंड, लाखों लोगों का कत्ल करने वाले। एक मिनट रुकिए बात। मैं पूछना चाहता हूँ, आरएसएस कार्यालय पे तिरंगा फहराना कब शुरू किया था? आप इस बात का आपको नॉलेज है क्या? 2000 के अंदर से, उससे पहले आपने तिरंगा क्यों नहीं फहराया? आप तो ये गुणगान करते थे कि भगवान ध्वज हिंदुस्तान में लहराए तिरंगे, तो आपने तिरंगा झंडा भी नहीं माना था। राष्ट्रगान भी आप नहीं गाते हो, आप गाइए राष्ट्रगान। हम राहुल जी, हम हमारी जो ट्रेनिंग कैंप लगाते हैं, शिविर लगाते हैं, उसमें राष्ट्र ध्वज फहराया जाता है, और राष्ट्रगान और ध्वज गीत के साथ हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ये भगवा झंडा लहराते हैं, और कभी राष्ट्रगान, इनको पूछना कि आपकी शाखा में राष्ट्रगान क्यों नहीं गाया जाता। हम ये सवाल, तमाम सवाल है। और आरएसएस के मुख्यालय पे इनसे पूछना चाहता हूं कि 3 लड़के 2000 के अंदर आरएसएस कार्यालय पे झंडा फहराने गए थे, इनको इन्होंने मुकदमा दर्ज किया, उसके बाद इन्होंने झंडा फहराना शुरू किया था। तो इससे ये वो लोग हैं जिन्होंने रामलीला मैदान में बाबा भीमराव अम्बेडकर की प्रतियां चलाई थी। ये तो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, कौन सी बातें कर रहे हो आपने? तो इनके कैंप लगाना शुरू कर रहा है, एक बार वापस से गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर लोगों को अप्रोच करेंगे, तो क्या इससे कांग्रेस की जो पुरानी ताकत है उसे पुनर्जीवित किया जा सकेगा? देखिए सर, हम ऐसा के रास्ते पे चलेंगे, हम हमारा संगठन मजबूत करते हैं, देश के जनहित के मुद्दों के ऊपर चर्चा करते हैं। ये बात 1962 के युद्ध की, तो इनको शायद पता नहीं है कि आजादी की जब लड़ाई चल रही थी, जब आरएसएस अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहा था, हम तो लड़ाई के लिए मर रहे थे, तो जेलों के हवाई खा रहे थे, माफीनामे लिए। ये लोग तो हमने माफीनामे नहीं लिखे कभी भी, हमने यातनाएं झेली। और हिंदुस्तानी सेवा दल जेल के अंदर बना था। और आप तो नाथूराम गोडसे और सावरकर को पूजने वाले लोग हो, हम जानते हैं आपको। आप बोलिए, मैं आपको पूछता हूँ, पूरी दुनिया महात्मा गांधी को, एक सेकंड, पूरी दुनिया महात्मा, एक सेकंड, सुनिए मेरी बात, एक सेकंड। अनुशासन का परिचय इस चैनल पे डिबेट चल रही है, तब पता चल रहा है आपका अनुशासन का परिचय, आप कितने अनुशासित। अरे राहुल जी, ये डिबेट चल रही है, एक मिनट रुकिए, डिबेट चल रही है, इसमें पता चल रहा है कि अनुशासित आप कितने लोग हो। मैं इतना पूछना चाहता हूँ कि राष्ट्र ध्वज से बड़ी कोई पार्टी नहीं है हिंदुस्तान में, राष्ट्र ध्वज से बड़ा कोई धर्म नहीं है। यदि इन लोगों ने उसी को नहीं माना, तो फिर इनके बारे में कोई क्या बयान किया जाए।
मैं तो इतना ही पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने राष्ट्रगान का विरोध क्यों किया? आपने संविधान की प्रतियां क्यों जलाई थी? बाबा भीमराव अम्बेडकर की रामलीला मैदान दिल्ली में आजादी में क्यों प्रतियां जलाई थी? और तिरंगे का विरोध क्यों किया? इन बातों का आप जवाब दीजिए, और जनता आपसे जानना चाहती है। और सबसे बड़ी बात है कि आप आरएसएस की बात कर रहे हो, मैं पूछना चाहता हूं कि आरएसएस के मुख्यालय पे आपने तिरंगा ध्वज कब फहराना शुरू किया था? ये सवाल है, इन सवालों का जवाब जनता जानना चाहती है। और मैं एक ही बात कह रहा हूँ, राष्ट्रगान और तिरंगे से बड़ा कोई नहीं है। जी चलिए, भीमराज जी के सवालों को लेकर क्या कुछ कहेंगे नम्रता जी, फिर मैं अपना सवाल रखूंगा। देखिए राहुल जी, सबसे बड़ी बात तो है इनके फालतू के सवालों के जवाब देने के लिए ये 70 साल तो हमारे खा चुके हैं बिना मतलब में। अब बात ये है, अगर कांग्रेस इतनी ही मजबूत पार्टी है, खैर ये तो बच्चा बच्चा भी आज भारत का जानता है। फहराना फालतू के सवाल कैसे हो सकते हैं? नहीं, फालतू के सवाल इसलिए हैं क्योंकि देखिए जो राष्ट्रीय, ये सब तुच्छ बातें हैं। अगर आरएसएस के, वैसे मैं आरएसएस की प्रवक्ता नहीं हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूं, लेकिन इनके जो सवाल इन्होंने करे उस पर मैं आपको जवाब दे रही हूँ कि राष्ट्रगान गाना, ये जो इन्होंने आरोप लगाए हैं ये झूठे हैं। राष्ट्रगान हमारे लिए आज भी उतना ही है, और हमारा जो राष्ट्र ध्वज है हमारे लिए उतनी ही वैल्यू रखता है। परंतु जो इन्होंने सवाल लगाए, इन्होंने जो एक कहते हैं ना मुखबरी कर रखी है, चाहे राहुल गांधी ले लो, चाहे प्रियंका गांधी ले लो, चाहे ये ले लो, ये ऐसे कानून बनाए जो तिरंगा नहीं फहरा सकते। इन्होंने इनके टाइम में बने थे ना ऐसे कानून कि आप आम उस पर तिरंगा नहीं फहरा सकते, तिरंगा के लिए भी इन्होंने इतने कानून बना दिए थे। क्या जरूरत थी इतने कानून बनाने की तिरंगा फहराने के लिए? आज मोदी जी के उसमें कार्यकाल के अंदर बच्चा बच्चा कहीं पर भी तिरंगा फहराने के लिए सक्षम है, आजाद है। क्यों उन्होंने एक कानून बनाए तिरंगा फहराने के लिए? क्यों आज कहीं पर भी तिरंगा फहराया जा सकता है? यह फर्क है। इनके सभी सवालों का जवाब है ये। आज मोदी जी ने राष्ट्र ध्वज को मौका दिया है हर गली हर कूचे पे फहराने का। और रही बात, इन्होंने कहा कि सेवा दल की बात कर रहे हैं ये, अगर वैसे तो कांग्रेस छिन भिन हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, मस्करों की पार्टी है। इनको अब शुरू से जीरो से स्टार्ट करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? इतनी मजबूती थी सेवा दल में, इतनी मजबूती थी कांग्रेस में, तो जीरो से स्टार्ट क्यों कर रहे हैं? इसलिए मैंने इनको शुरू में कहा था कि मुझे लगता है आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी को स्वयं सेवक बनना चाहिए, शाखा जाना चाहिए, अनुशासन सीखना चाहिए। जी चलिए, तो आपको क्या लगता है नम्रता जी कि आजकल एक टेक्नोलॉजी का जमाना है, राजनीति में भी कई तरह के बदलाव हुए हैं, तो क्या लगता है कि पुराने जमाने की जो टेक्नोलॉजीज है, जैसे आरएसएस जिस तरीके से शाखाएं लगाता था, या आजकल सोशल मीडिया ने अपना एक अलग वर्चस्व कायम कर लिया है, क्या कहेंगी पुराने जमाने की टेक्नोलॉजी, उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है? देखिए, अनुशासन कभी भी टेक्नोलॉजी पर आधारित नहीं होता जी। किसी भी संगठन, किसी भी व्यवस्थाओं में अगर अनुशासन है तो वह टेक्नोलॉजी पर आधारित नहीं होगा। टेक्नोलॉजी मॉडिफिकेशन करती है, लेकिन किसी भी संगठन को, दल को या किसी भी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अनुशासन सबसे सर्वोपरि है, सबसे पहले होना चाहिए। टेक्नोलॉजीज जो बोल रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, ये तो मॉडिफिकेशन करते हैं, अपग्रेड करते हैं, पर किसी में अनुशासन ही नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी है, हम विचारों की पार्टी, हम अनुशासित पार्टी है, तो आज हम पूरे विश्व के अंदर हम भारत को जो है आज सर्वोपरि लेकर के खड़े हैं, सबसे ऊपर लेकर के खड़े हैं। 70 सालों में क्यों नहीं भारत इतना ऊपर हो पाया? 70 सालों में ऐसा क्या क्यों नहीं करा? 70 साल थे इनके पास, कोई छोटा समय नहीं था। 70 साल और 11 साल फर्क है, 7 गुने का। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था में से गिनी जाती है? ऐसा क्यों हुआ कि भारत को जो है स्वर्ण मान करके सबसे ऊपर रखा जा रहा है आज की तारीख में? ऐसा 70 सालों में क्यों नहीं हुआ? चलिए, जवाब ले लेते क्योंकि हैं जी से। रीजन ये था, मैं आपको रीजन बताती हूँ। रीजन ये था क्योंकि कांग्रेस जो है धनाढ्य लोग जैसे जॉर्ज सोरोस लोगों, डीप स्टेट के साथ मिलके तो पहले भी काम करती थी, आज भी करती है, और इन्होंने भारत को जो है जोड़ने का नहीं तोड़ने का काम किया था अपनी तुष्टीकरण नीति के चलते। तभी तो इन्होंने कहा कि हमने माफी नहीं मांगी। आपने पूरा ज्ञान हमसे, हमारे महापुरुष छीन लिए थे इन्होंने। हमें ये पता था अकबर का बाप कौन है, उसका बाप कौन है, मैं ये नहीं पता था महाराणा प्रताप के पिताजी कौन है। क्यों नहीं हमारी शिक्षा में रखा गया इसको? इन्होंने हमसे जो धोखा करा हमारे साथ में, उसको बच्चा बच्चा जान चुका है। चलिए, जवाब लेंगे भीमराज जी से। भीमराज जी क्या कुछ कहेंगे? मैं राहुल जी, भाजपा प्रवक्ता ने बहुत सारी बातें कही है, मैं सुन रहा था, पर मेरे एक सवाल का जवाब अभी भी नहीं आया। तो मैंने ये पूछा था कि आरएसएस मुख्यालय पे तिरंगा फहराना कब शुरू किया, उसका मेरे पास जवाब नहीं है।
दूसरा मैंने ये पूछा था कि आप राष्ट्रगान गाना कब शुरू किया आरएसएस की शाखाओं में, उसका मेरे पास जवाब नहीं है, क्योंकि जवाब है ही नहीं इनके पास और इसके बारे में बोल भी जवाब नहीं तो है, सकते। मैं पर दावे आपको के साथ देना मैं कहता हूँ। उचित नहीं समझती एक से हूँ। अरे नहीं, सुनिए मेरी बात, नहीं है आपके पास। और मैं बता देता हूँ 2000 से पहले तिरंगा पे नहीं फहराते थे आरएसएस कार्यालय में। सुनिए बात, आपको बता देता हूँ। और 3 लड़के गए थे फहराने के लिए, जिन पे आरएसएस के नेताओं ने मुकदमा ठोका था, उसके बाद आपने शुरू किया था। और तीसरी बड़ी बात और बता देता हूँ नॉलेज के लिए, आप वकील सूर्यदेव सिंह के बारे में पढ़ा होगा आपने शायद, यदि नहीं पढ़ा तो मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ। सारा तो आपने पढ़ रखा है। वो सुनिए, मैं बता दूं, आप पढ़ा है, बता देता हूँ। वो सूर्यदेव सिंह था जिसने अंग्रेजों की तरफ से वकालत की थी और भगत सिंह को फांसी दिलवाने अहम योगदान था, वो आरएसएस का था, ध्यान रखना। और तीसरी बात कह देता हूं आपने, आप लोग इन जिन विचारों को लेकर चलते हैं वो देश को तोड़ने के लिए और देश को मरोड़ने के लिए। और मैं आपको कह देता हूं, आप नाथूराम गोडसे से पूछते हैं, महात्मा गांधी को गालियां निकालते होंगे, और जब आपके नरेंद्र मोदी जी जाते हैं विश्व के अंदर, तब जाके वही यही कहना पड़ता है कि मैं महात्मा गांधी और नेहरू के देश से हूं। जब G20 ने मोदी जी ने करवाया था, विश्व की महान हस्तियां यहाँ आई थी और गांधी जी राजघाट के ऊपर नंगे पांव जाके उस बापू का नमन किया था। वो अहिंसा के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। और आप आपके नेता अरे रुकिए, अरे नम्रता जी अनुशासन का परिचय, नम्रता जी अनुशासन का परिचय दीजिए। आप रुकिए, एक बार सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की। दूसरी बात कहता हूँ, किसी कवि ने कहा है राहुल जी का, इत्र से कपड़ा महकाना कोई बड़ी बात नहीं, मजा तो जब खुशबू किरदार में है। जब किरदार में यही है कि दंगे करवाने की राजनीति हो, देश को इनके नेता खड़े होकर दिल्ली की सड़कें कहते हो गोली मारो सालों को, और इनकी एक साध्वी पर गए ये कहती है कि घर में चाकू तलवार और कट्टा रखिए। तो ये विचार रखने वाले लोग हैं, तो जिससे देश के अंदर व्यवधान पैदा होगा और देश में एक कूटनीति के तहत ये बांटने की राजनीति करने वाले लोग हैं। हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, तो हिंदुत्व की राजनीति से एक समाज का भला नहीं, उसको आप देश को बांट सकते हो, समाज को बांट सकते हो। और कांग्रेस सेवा दल किसान, मजदूर, गरीब, शोषित सबकी राजनीति को लेकर चलता है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, यदि नम्रता जी ने ये बात पढ़ी हो तो नम्रता जी आप इस बुक का नाम लिखना और जाके पढ़ना, वी एंड ओवर नेशन हू डिफाइड, गोलवर की ये बुक थी। उस बुक के 40 नंबर पेज पे लिखते हैं, आप पढ़ना, कि कभी भी गलती से आपकी सत्ता जाए तो देश की संपत्ति 2 या 3 लोगों के हाथों में कर देना और 95% जनता को गरीब कर देना। वो कभी आपकी सत्ता नहीं, ये उसी रास्ते पे चलने वाले ये लोग हैं। और आपके आरएसएस पे कितनी बार बैन लगा था, आपको ध्यान नहीं होगा, शायद ध्यान नहीं होगा, क्योंकि आरएसएस के जो देश विरोधी गतियां थी उसके कारण बैन लगा था। अभी आपके प्रमुख ने बयान क्या दिया है कि देश को तो आजादी राम मंदिर बनने के कारण मिली है। वाह यार, किस चीज का कौन सा बयान देने जा रहे हो? क्या देश में सारे एक राम मंदिर जाने वाले, सारे देश में सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं। तो क्या देश अकेले किसी एक आदमी से, किसी से नहीं चलता? देश के अंदर सभी धर्मों के, सभी वर्गों के लोग रहते हैं तब तक। और देश के विकास की पहली सीढ़ी शिक्षा है, जिसका बेड़ा गर्क केंद्र की मोदी सरकार करने जा रही है। और नम्रता जी आप बजट पढ़ना, तो एक मिनट रुकिए, अरे 1 मिनट रुकिए। राहुल गांधी की डिग्री सुनिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि राहुल, इनको चुप रखिए, आप अनुशासन का परिचय दीजिए। यदि अनुशासन की बात करते हैं तो इनको बोलिए कि बीच में नहीं बोले। अनुशासन की बात करने वाले लोग बीच में बोलते हैं तो अनुशासन का परिचय मैं नहीं सिखाया। मैं इतना कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी की डिग्रियां चेक कर लें, वो सोने से जड़ी हुई और पढ़े लिखे। और नरेंद्र मोदी की डिग्रियां चेक कर लें, दूसरे ज्यादा पढ़े लिखे हैं तभी तो आलू से सोना बना देते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, अरे उनके पास बहुत बड़ी डिग्री है। आप सुनिए मेरी बात। दूसरी बात, डिग्रियों से देश नहीं चलता। बीजेपी के आईटी माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास राहुल जी की डिग्रियां नहीं है, अनपढ़ भी देश नहीं चलाते हैं। तो देश को गिरवी रख सकते हो आप लोग, देश को गिरवी रख सकते हो, देश को गिरवी रख सकते हो आप देश को चला नहीं सकते। देश चलाना होता है तो देश के विकास की पहली सीढ़ी शिक्षा। सुनिए, बीजेपी ने देश को, तभी तो चाइनीज कैंपों में बैठ के देश का सौदा करते हैं। ज्यादा पढ़े लिखे तभी तो जॉर्ज सोरोस की भाषा जानते हो, ज्यादा पढ़े लिखे तभी तो डीप स्टेट खालिस्तानियों की भाषा जानते हो। हम कम पढ़े लिखे हैं ना, इसलिए उनकी भाषा नहीं जानते। राहुल जी चाइनीज की बात कर, 1 मिनट रुकिए, मैं मेरी बात करूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं नम्रता जी से
पता करना का चाइनीज बैंक को बॉम्बे में ब्रांच पुलिस का लाइसेंस किसने दिया था, प्रियंका और चार वाड्रा, कंपनियों के नाम बताना और नोट लेना। राहुल गांधी चाइनीज कैंप में जाकर इनको के चाइनीज देश कंपनियों का काम सौदा आते करते हैं, चाइनीज कंपनियों का क्योंकि वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, देश का उनका सौदा चाइनीज डिग्री नरेंद्र है। मोदी ने किया है। थोड़ा सा समय नरेंद्र भीमराज जी जल्दी नरेंद्र एक मिनट के नरेंद्र मोदी ने चाइनीज कंपनियों के गोद में जाके रख दिया इस देश को, और उसको पता नहीं है। और ब्रह्मपुत्र का पानी जो नरेंद्र मोदी ने रुका है उसका शायद आपको पता नहीं है। और देश के अंदर जो शेयर मार्केट है वो कितने शेयर चाइनीज कंपनियों के गोद में रखे हैं, इसकी तैयारी करके आना, और फिर चाइनीज पे भी बहस करने को तैयार हो, कभी सही भी आ बात है, जाना। सही बात है। अभी राहुल बहस गांधी जी अनुशासन देश को छोड़ने लेके के जिसका लिए आप देश से बाहर जाकर के अनुशासन सीट तोड़ा बनाते है उससे आपको ध्यान नहीं है। और आप पता कर लेना, और पता कर लेना मैंने जो सवाल पूछे थे कि आपने आरएसएस मुख्यालय पे तिरंगा कब फहराया था और तिरंगा का विरोध किया था, और राष्ट्रगान आपकी शाखाओं में क्यों नहीं गाया जाता है, और भगत सिंह को सजा दिलवाने में आरएसएस के वकील सूर्यदेव सिंह का हाथ था, तो ये देश विरोधी नीतियों चलने वाले लोग। कहा मैं आरएसएस की प्रवक्ता नहीं हूँ। हाँ, मैं आरएसएस की प्रवक्ता नहीं हूँ, मैंने आपको पहले भी ये बात बोली। क्लोजिंग नोट भी इसी मुद्दे में इसी मुद्दे में रख दीजिए आप। हाँ जी मैम। मैंने भीमराज जी को पहले भी कहा कि मैं आरएसएस की प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं आरएसएस की तीसरी पीढ़ी हूँ जी इसीलिए इनकी इन बातों का जवाब दे रही हूँ। और इन्होंने तिरंगे की बात करी, तो तिरंगे के लिए पहली बात इन्होंने इतने नियम क्यों लगा दिए कि भारत में कोई भी बच्चा तिरंगा नहीं फहरा सकता था। बात की इन्होंने, ये तो इनका तो गान ही ये था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अरे अगर ये मजहब नहीं सिखाता तो बांग्लादेश में हिंदू हो गए कि इस पे बोलते क्यों नहीं राहुल गांधी सोनिया गांधी? जवाब दो ना आप, क्या आप पीछे बातों पे जा रहे हो? 70 तो साल में आपने हमारे अरे देश एक को, मिनट, हमारे धर्म को मणिपुर में मिटाने के कितनी लिए बार खत्म कर दिया, और अब बात कर रहे हो आप मणिपुर तो आपको ज्यादातर दिख नहीं रहा। बांग्लादेश में अरे हिंदुओं को मणिपुर, काटा जा रहा है। अरे जब सोनिया गांधी मणिपुर जी तो आपको बोलती दिख है नहीं रहा है। इस्लामिक अरे देशों में बांग्लादेश की होता है बात तो कर रहे हो। 30वें बांधती है। अरे कौन से देश, कौन सा पार्ट बढ़ गए? और आप सेवा दल की बात कर रहे हो, सेवा दल कांग्रेस को खड़ा करे, जो कांग्रेस 70 साल में खड़ी खड़ी आज पिघल गई, पिघल करके ऐसे नदी में रेत बह जाती है ऐसे बह गई। 70 साल की राजनीति करी थी, इतनी बड़ी पार्टी थी, लेकिन अनुशासनहीन थी, उनके अंदर मजबूती नहीं थी, जड़ें नहीं थी, इसलिए आज नदी में जैसे रेत बह जाती है ना, ऐसे कांग्रेस पार्टी बह गई। उसको सेवा दल जैसा पंथ या कोई भी धर्म पंथ के नाम पर जो खड़े संगठन है वो क्या खड़े कर पाएंगे? अगर मजबूती होती तो आरएसएस जैसी होती, मजबूती होती तो भारतीय जनता पार्टी जैसी होती, जो एक सदृढ़, एक मजबूत शाखा की तरह, तने की तरह आज खड़ा होकर के वटवृक्ष बन के खड़ा हुआ है। जी चलिए भीमराज जी, क्लोजिंग नोट भी चाहिए आपका, और साथ ही साथ 17 से 19 तारीख तक सेवा दल की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है, उसके क्या कुछ एजेंडे हैं वो भी बता दीजिए सर, क्लोजिंग नोट में चलते चलते। मैं क्लोजिंग नोट में ये कहना चाहता हूँ कि अभी नम्रता जी ने कहा कि धर्म और पंथ, कांग्रेस सेवा दल कभी धर्म पंथ के नाम पे नहीं चलता है, आरएसएस चलता है, एक बात। दूसरी बात इन्होंने बांग्लादेश की मैडम जी, 2 शब्द तो आप मणिपुर पे ही बोल देते, मेरे को बहुत अच्छा चलता। आपने बांग्लादेश की बात की तो मणिपुर पे बोलना चाहिए, और बीजेपी नेताओं को जाना चाहिए था कितनी महिलाओं के साथ क्या क्या घटनाएं घटी, वो शब्द मैं बोल नहीं सकता। आप खुद पढ़ी लिखी है, आपने पढ़ा होगा चैनलों आपकी के माध्यम प्रवक्ता से, राधिका समाचार जी याद है मतलब ना, आपकी कांग्रेस मेरे के को लोगों सब ने याद है। उनको एक कमरा मिनट बंद रुकिए, करके अरे दारू रुकिए, पिलाई, राहुल गांधी जी फोन नहीं उठा अरे रहे थे, तो रुकिए, महिलाओं के लिए सुनिए मत मेरी बोलो। बात, सुनिए मैडम, आपके अरे रुको मेरी बात, आपकी अरे प्रवक्ताओं को सेफ नहीं है, जबरदस्त दारू पिला के अरे कमरे में सुनिए बंद कर मेरी, दिया जाता है। और कौन सी महिलाओं की अरे बात कर रहे मैडम हैं आप सुनिए मेरी बात, शक्ति को आपके मिटाने बीजेपी वाले नेताओं, लोग महिलाओं सुनो, की बातें कर अरे रहे एक हैं। मिनट रुकिए मैडम, 47 बलात्कारियों को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में टिकट दिया। पहले इतिहास पढ़ के आना, हाँ, हमारे तभी को तो मत आपके सिखाना यहाँ इस के बातें, आप आपके पढ़ के अपने। कांग्रेस के सैंतालीस जो उन्होंने बलात्कारियों को कहा था बीजेपी कि ने टिकट दिए। राजस्थान तो और मर्दों का दूसरी बात देश कहना है, चाहता हूँ कि राजस्थान तो आप मर्दों का प्रदेश सुनो, करने वाली आज कांग्रेस है ये। और यहाँ सुनिए मेरी तो बात, कितने बीजेपी ये नेताओं तो पे मर्दों बलात्कार का के मुकदमे प्रदेश चल है, रहे हैं, ये उसके पढ़ के चीजें तो आइए ना। घटनाएं आप होती पढ़ के रहती है, आइए ये इधर, कांग्रेस आप की किसकी बात सरकार कर रहे में हो? बोला आप गया है। आरएसएस की बात कीजिए, आरएसएस का डिबेट इस मुद्दे पे, उस बात करके तो महिलाओं के लिए मत बोलो, महिलाओं के नाम पे खाते मत महिलाओं बोलो। के लिए आप भी मत बोलिए, आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है जिस मुद्दे उस पे बात। क्या कुछ एजेंडे एक आपकी बार वो तो बता आपकी दीजिए, फिर इस प्रवक्ता चर्चा को सुरक्षित यहीं नहीं समाप्त है, करेंगे। जबरन दारू पिला के कमरा बंद कर देते हो। मैडम दारू का काम तो बीजेपी के पास है ना सबका। कब आप पूरा इतिहास पढ़ के आती तो आपको पता चलता, आपको ध्यान ही नहीं है कि इनके नेताओं अरे ने क्या क्या इतिहास कांड छोड़ो, करके आप ताजा पूरा उनका तरीन पढ़ के आपकी आते थे। प्रवक्ता अरे आप बंगाल की पता प्रवक्ता अरे गेट मैं बंद कह कर रहा रही है, हूँ, रात भर अरे बेचारी राहुल गांधी अरे को फोन करती रही, राहुल आपके गांधी ने बीजेपी फोन स्विच ऑफ कर लिया। अरे आपके और ये बीजेपी के नेताओं राहुल के गांधी वीडियो बाहर वायरल हो जाता रहे हैं, है, उनका पढ़ के बाहर आते थे। कुछ बैंकॉक नहीं जाता है है, ये हर आपके, तीसरे महीने जाता है, क्यों सुनो जाता है? नरेंद्र मोदी ऐसी कहाँ क्या जाते हैं शिक्षा की डिग्रियों की उसके बारे में जरूरत आप पड़ देश को गई? बता दीजिए ऐसी कि कौन सी नरेंद्र डिग्री मोदी किस लेने किस के जाता साथ है? जाते थे और किस किस के साथ जाते हैं, ये भी आप पता कर लेना पहले। और इनके नेताओं पे बेचारे आपके किस मनमोहन किस सिंह कितने जी को नैना आप खानी मैं कांड सुनिए। भूल गए आप। और मनमोहन सिंह जी को 3 दिन नहीं हुए, ये सुनो बैंकॉक मेरी में बात, पहुंच सुनो, गया। अरे ये मनमोहन महिलाओं सिंह की का इज्जत करने मुकाबला वाले कहाँ लोग हैं। करोगी?
अरे मनमोहन सिंह से क्या डिबेट करोगे आप? कैसी बातें करते हैं? कहा कितना बड़ा अर्थशास्त्री, अरे आप किसकी बातें कर रहे हैं? बात कर रही हो आप बड़ी बातें मत कीजिए। नरेंद्र मोदी उसका मनमोहन सिंह का खा मुकाबला करोगे? मनमोहन सिंह कम्युनिस्ट थे भाई, आप कैसी बातें करते हैं? चलिए चलिए, आप दोनों ही मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आरएसएस की शाखाओं का व्यापक असर राहुल जो है गांधी वो रोएंगे। भारतीय जनता पार्टी को देश की सबसे बड़ी पार्टी बनाने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है आरएसएस, उसकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पिछले 30-40 सालों से आरएसएस गांव-गांव में शाखाएं आयोजित करता है, लोगों से कांटेक्ट करता है, बातचीत करता है, जिसका फायदा बीजेपी को कहीं ना कहीं मिला है। और साथ ही साथ इन शाखाओं में आपको बता दूं, खेलकूद, प्रार्थनाएं, देशभक्ति से जुड़े विषयों पर चर्चा होती है। आरएसएस की विचारधारा ने देश भर में करोड़ों लोगों पर गहरा प्रभाव भी डाला, जिसका असर हाल ही में राजनीतिक हलकों में देखने को मिला, चुनावों में देखने को मिला। बीजेपी की जो जीत है उसमें इसका असर देखने को मिला। तो उसी तर्ज पर जहां कांग्रेस कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में जहां पिछड़ रही है, जिस राजनीति की जो रेस है वहां हार रही है, तो उसी के चलते कांग्रेस ने भी अब अपने पुराने तरीकों को जो है वो याद करना एक बार फिर से शुरू कर दिया है। और करीब 55 साल पहले कांग्रेस सेवा दल ग्रामीण स्तर तक सक्रिय था, आपको बता दूं। और उस समय कांग्रेस सेवा दल शाखाओं की तर्ज पर कार्यक्रम लगातार आयोजित करता रहता था, जिससे जनता का सीधा जुड़ाव भी कांग्रेस से बना रहता था। और उस समय कांग्रेस को इसका फायदा भी खूब मिला। लेकिन आपको बता दें, समय के साथ इन गतिविधियों को बंद कर दिया गया। और एक बार फिर से जब कांग्रेस राजनीतिक हलकों में, चुनावों में जब पिछड़ने लगी बीजेपी से, तो एक बार फिर से सेवा दल की जो याद है वो कांग्रेस को एक बार फिर से सताने लगी है। तो फिलहाल अब सेवा दल कितना क्या कुछ फायदा कांग्रेस को दिला पाता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। मुझे और हमारे दोनों मेहमानों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।